नमस्कार, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू, सभी एमकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसको अपन क्विंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो अपन शुरू कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बड़े इंटरेस्टिंगली आप इस जो चैप्टर को इसको समझने का प्रयास करना। व्यवहार में ये सिद्धांत जो है, एक्चुअल में इसको अपन क्विंग मॉडल के नाम से जानते हैं। ये मॉडल एक तरह से कल्पनाओं के ऊपर आधारित मॉडल है। जब कई बार घटनाएं इस प्रकार की होती हैं कि हमारा उन पर नियंत्रण नहीं होता और वो भविष्य से संबंधित घटनाएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने क्या चाह रहा है कि हम क्या ऐसा बेस्ट एस्टिमेट करें, अनुमान लगाएं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सके, औसत रूप से हेल्पफुल हो सके। तो यही हमारा चारा रहता है कि हम इन संभावनाओं पर भी जब विचार करते हैं, तो हम अपने भूतकालीन जो एक्सपीरियंस होता है, उसके आधार पर, हम उन डाटा के आधार पर एक मॉडल विकसित करते हैं, जो कि भविष्य की जो है वो संभावनाओं पर आधारित होता है। जैसे अपने बाहर में एक बहुत बड़ी समस्या देखते हैं। मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर एक बुकिंग विंडो है और हम बुकिंग विंडो के आगे कितनी लंबी लंबी कतारें देखते हैं। तो जब ये इस तरीके की कतार लंबी होती है, तो अपने को बड़ी झुंझलाहट होती है कि कितना इंतजार करना पड़ा है। हम मजबूरी होती है, हम इंतजार करते हैं, लेकिन ये जो इंतजार होता है, ये इंतजार यदि बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो इससे इंतजार करने वाले व्यक्तियों का जो प्रोडक्टिव टाइम है वो वेस्ट जाता है। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि वहां पर कतार बिल्कुल न के बराबर लगे, एक दो व्यक्ति ही हो, और जो बुकिंग विंडो वाला व्यक्ति है वो खाली बैठा रहता है। तो ये भी संसाधनों की बर्बादी है। दोनों ही सिचुएशन में से कोई सी सिचुएशन अराइज नहीं हो, यानी बुकिंग विंडो वाला व्यक्ति तभी सार्थक हो पाएगा जब कुछ कतार लगेगी। जब कुछ न कुछ कतार लगेगी तभी बुकिंग विंडो वाले व्यक्ति की सार्थकता सिद्ध होगी, क्योंकि उसकी क्षमताओं का पूरा प्रयोग तभी हो पाएगा जब उससे के और पास सेवा लेने वाले व्यक्तियों की भीड़ हो। लेकिन दूसरी ओर भीड़ इतनी भी ज्यादा नहीं हो कि लाइन में लगने वाले व्यक्तियों की जो वैल्यूएबल प्रीशियस टाइम है वो बर्बाद हो, ये भी नहीं हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो व्यक्ति ज्यादा समय तक उसका इंतजार नहीं करेगा, और अगर उसको विकल्प मिलते हैं तो वो दूसरे विकल्प की ओर प्रस्थान कर जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में एक ऐसा मॉडल विकसित किया गया जिससे कि सेवा का जो समय है वो उसमें भी बचत हो सके, संसाधनों की भी बचत हो सके, और जो रिसोर्स सेंटर जिसको अपन कहते हैं सर्विस सेंटर, उसकी क्षमताओं का, उसकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। तो ये जो कतार के बहुत से एग्जाम्पल हमारे जीवन में मिलते हैं। हम जानते हैं कि कॉलेज में चाहे फीस की विंडो हो, चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करानी हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन का काम हो, आपको कतार में लगना पड़ता है। जब कतार में आप लगते हैं और बहुत लंबी भीड़ हो जाती है, बहुत लंबी लाइन हो जाती है, तो फिर कॉलेज प्रशासन आपकी एक के स्थान पर दो के स्थान पर तीन के स्थान पर 4 विंडो की व्यवस्था भी करता है। तो ये इस परिस्थिति पर डिपेंड करेगी कि आपकी लाइन कितनी ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि आदमी की एक कैपेसिटी होती है सेवा देने वाले की, वो
8 घंटे की ड्यूटी है, उस 8 घंटे में उसकी कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम कितने व्यक्तियों की सेवा कर सकता है। तो जितने व्यक्तियों की सेवा मिल जाएगी उनकी मिल जाएगी, बाकी फिर खाली रह जाएंगे, वो बिना सेवा लिए चले जाएंगे। लेकिन ये तो हमारा नियत नहीं होती नहीं कि किसी को बिना सेवा ले जाने पड़े, इसलिए एक अल्टरनेट विंडो की व्यवस्था की जाती है। तो कब अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी, कितने व्यक्तियों के जो है वो आने पर एक अल्टरनेट विंडो की व्यवस्था हम करनी पड़ेगी, ये भविष्य के गर्भ में होता है, ये भविष्य की संभावनाओं पर आधारित होता है कि कब ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि एक एक्स्ट्रा विंडो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यानी बहुत से ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती हैं। कई बार मशीनें जैसे ठीक होने के लिए आती हैं। अब मशीनें ठीक होने के लिए आती हैं तो मशीनें जब ठीक होने के लिए आएंगी तो मशीन कुछ समय तक इंतज़ार करेगी, क्योंकि ऑलरेडी किसी मशीन को ठीक किया जा रहा है, तो उसके बाद मशीन को ठीक होने में भी समय लगेगा। तो मशीन का अनप्रोडक्टिव टाइम है, जितने प्रोडक्ट टाइम में वो प्रोडक्शन कर सकती थी तो उसका अनप्रोडक्टिव टाइम वो हो जाएगा, वो एक कॉस्टिंग आएगी। वो अनप्रोडक्टिव टाइम की कॉस्ट कम से कम किया जाए, ये एक बिजनेस का टारगेट होता है। तो ऐसे टारगेट को अचीव करने के लिए ये मॉडल बनाया गया। व्यवहार में ये मॉडल कल्पनाओं संकल्पनाओं पर आधारित है। वर्तमान भविष्य भूत के डाटा के आधार पर और भविष्य की कल्पनाओं के आधार पर क्विंग थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए कतार सिद्धांत प्रायिकताओं के ऊपर संभावनाओं पर आधारित एक सिद्धांत है, क्योंकि जो व्यक्ति कतार में लगता है वो अनंत समग्र से आता है, वो एक यूनिवर्स से आता है, ये खुला ब्रह्मांड है, ये खुला विश्व है। वहां से कितने लोग टिकट कटाने के लिए आएंगे, कितने व्यक्ति सफर करने के लिए आएंगे, यात्रा करने के लिए आएंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये केवल और केवल अपन पीछे के डाटा के आधार पर कुछ एक विश्लेषण करते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल जीवन में इस प्रकार के कतार लगने के सिद्धांत, कतार लगने की उदाहरण जब हम देखते हैं, एक बार एक नाई की दुकान पर भी जाते हैं, राशन की दुकान पर भी जाते हैं, तो हर जगह जहां पर भी जो भीड़ होती है तो लाइन में लगना पड़ता है। बैंक के पास कैश काउंटर पर आप जाते हैं पैसा निकालने के लिए, कैश के काउंटर पर लगना पड़ता है। ई मित्र पर फॉर्म फीस जमा कराने के लिए या फॉर्म भरने के लिए कतार में लगना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण अपने को मिलते हैं जब हम कतार में लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कि जो है वो मुख्य रूप से इस प्रकार के जो हैं वो दो मुख्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली जैसे बताया कि भाई कतार में लंबी होने से प्रतीक्षा समय बहुत अधिक हो जाता है, जो कि जो है वो एक तरह से समय की बर्बादी होती है। सेवा लेने वाले व्यक्ति के लिए कॉस्टिंग बढ़ती है उसकी। और यदि कतार अत्यधिक छोटी हो जाती है तो सेवा केंद्र अनयूटिलाइज्ड रहता है, जिससे भी कि सेवा प्रदाता खाली होने के कारण से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि यह पता लगाना कि एक ग्राहक जो है वो औसत रूप से कितने समय प्रतीक्षा करता है, प्रतिशत ग्राहकों की संख्या प्रति समय इकाई में कितनी रहती है और सेवा केंद्र का कितना भाग अप्रयुक्त रहता है, इससे सेवा प्रदान करने वाले साधनों और प्रतिरक्षित इकाइयों में एक मितव्यतापूर्ण सामंजस्य बनाने में यह सहायता प्रदान होती है। यानी एक निश्चित एक समय इकाई पर कितने व्यक्ति इंतजार कर रहे होते हैं, एक व्यक्ति के इंतजार करने में औसत समय कितना लगता है और उस संसाधनों की जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनकी कितनी भाग प्रयुक्त होता है, कितना उसमें अनप्रयुक्त रहता है, ये सब जो जानकारियां होती हैं वो वास्तव में किसी भी सेंटर की जो सेवा प्रदान करता है और इसके साथ ही जो सेवाएं लेने के लिए जो इकाइयां आती हैं उनके बीच में एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करने की होती है जिससे कि सेवा केंद्र जो है वो इफेक्टिवली काम कर सके और सेवाएं अच्छी तरह से संतुष्टिपूर्ण प्रदान की जा सकें। तो कोई भी सेंटर जैसे अभी बताया कि भाई जब प्रतीक्षा समय बहुत ज्यादा हो जाता है तो व्यवहार में ये एक उदाहरण अपन देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक ऐसा मॉल है, एक ऐसा विक्रय केंद्र है, एक ऐसा सेंटर है बिजनेस का जहां पर ग्राहक सेवा लेने के लिए आते हैं। डेफिनेटली अच्छा सेंटर है तो उसके पास ग्राहक जाएंगे और इसलिए वो कतार में खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां की जो मान लो प्रोडक्ट्स बढ़िया हों, कम रेट पर मिलते हों तो भीड़ लगती है। लेकिन यदि एक सीमा होती है, अगर बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है तो आदमी फिर वो उस चीज को नहीं देखता,
फिर वो देखेगा कि दूसरे कंपटीटर की तलाश करता है और लाइन को छोड़ के दूसरे किसी सेल्समैन के पास या किसी व्यापारी के पास चला जाएगा। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, इसलिए जो है वो साधनों के बारे में एक मॉडल विकसित किया जाता है। और ऐसी जो लाइनें लगती हैं, लंबी कतार लगती है, इसके मुख्य उद्देश्य दो हुए। क्या? एक तो प्रतीक्षा समय को कम से कम करना, जिससे प्रतीक्षा के कारण लगने वाला समय कम हो सके, और दूसरा सेवा केंद्र के अप्रयुक्त रहने के जो समय है वो कम करना, जिससे कि लागत है उसमें बचत हो सके या लागत कम लग सके, यानी अनयूटिलाइज्ड नहीं रहे, जिससे कि उसकी लागत कम आए और साथ ही प्रतीक्षा समय भी कम हो, जिससे कि उसकी प्रतीक्षा के कारण होने वाला नुकसान भी कम से कम हो। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, किसी भी जो क्यूइंग मॉडल का होता है। इस कतार के दो प्रकार, इसके कतार के कई प्रकार हो सकते हैं। कतार के मुख्य रूप से कई तरीके की कतार लगते हैं। जैसे एक कतार ऐसी है, एक मान लीजिए बुकिंग विंडो पर एक क्लर्क बैठा है, एक व्यक्ति आए लाइन में, उन्होंने टिकट कटाई और चले गए, तो ये एक कतार एक सेवा केंद्र का उदाहरण हुआ। क्या हुआ? एक कतार एक सेवा केंद्र का उदाहरण। दूसरी मान लीजिए रेलवे की बुकिंग का लाइन लग रही है, तो वो लाइन क्या है? वो एक लाइन बहुत ज्यादा जब लंबी लगती है तो उस लाइन को, जैसे लंबी लाइन लगी, उसके बाद में जब आगे टिकट कटाने के लिए आए तो वहां पर मान लीजिए 2, 3, 4 विंडो कर दी, तो लाइन तो वो किसी एक ही पर्पज से है, यानी एक ही सेवा लेनी है उनको, टिकट कटाने की सेवा एक ही है, टिकट कटाने की। तो उसके लिए लाइन तो एक लगी, लेकिन उसके लिए जो है वो 3-4 विंडो खोल दी, 5 विंडो खोल दी। तो ये क्या हुआ? एक कतार अनेक सेवा केंद्र का उदाहरण हुआ कि भाई जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो एक सेम सेवा, मतलब सेवा एक ही काइंड की सेवा है, इसलिए हम उसकी लाइन एक ही बोलेंगे, चाहे वो 5 खिड़कियों पर लग रही हो, लेकिन चूंकि उनका पर्पज एक ही है, उसी वो ट्रेन से ही सफर कर रहे हैं, लेकिन 5 खिड़कियों पर ऐसी व्यवस्था करती कि आप किसी भी टिकट से विंडो कटवाओ, वो टिकट कटवाओ विंडो पर जाकर। तो ऐसी स्थिति को हम एक कतार अनेक सेवा केंद्र का नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से एक एग्जाम्पल वो होता है कि एक कतार बहुस्तरीय सेवा केंद्र भी हो सकते हैं। बहुस्तरीय जो सेवा केंद्र की सुविधा मिलती है, व्यवहार एग्जाम्पल में अपन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है कि सबसे पहले एक डॉक्टर के किसी क्लिनिक पर जाता है, तो एक कंसल्टेंसी रूम के अंदर वो सबसे पहले एंटर करेगा। कंसल्टेंसी रूम में एंटर करने से पहले उसको बाहर पोर्स में वो वेट करता है, तो वहां पर एक वेटिंग लाइन लगती है। फिर वो कॉल करता है, जैसे जैसे वहां पर जो खड़ा रहता है जो अटेंडेंट, वो कॉल करता है और फिर उस कमरे के अंदर पेशेंट जाता है। तो सबसे पहले कंसल्टेंसी रूम के बाहर भीड़ लगी। उसके बाद में वो क्या करता है कि मान लीजिए उसने कुछ जांचें लिखी, और हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज हैं, लैब हैं, एक्सरे रूम्स हैं, सोनोग्राफी रूम है, सब जैसे मान लीजिए टेस्टिंग सेंटर्स हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मान लीजिए कुछ को लेबोरेटरी जांच हुई, तो कुछ वहां से पेशेंट लेबोरेटरी में चले गए, वहां आगे उन्होंने लाइन लगी। कुछ जैसे मान लीजिए एक्सरे सोनोग्राफी में चले गए, तो वहां उनकी लाइन लगी। तो इस तरीके से जो है वो उसके बाद में मान लीजिए फिर क्या होता है कि वहां से निकलने के बाद में मान लीजिए किसी पेशेंट की ऑपरेशन की नीड है, तो ऑपरेशन थिएटर के आगे भीड़ लगी। तो एक मान लीजिए लाइन लगती है, तो और फिर मान लीजिए मेडिसिन की शॉप है, वहां पर लाइन लगी हुई है, तो मेडिसिन लेकर के व्यक्ति घर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वो जो सेवाएं हॉस्पिटल की ले रही हैं, वो सेवाएं तो एक ही हैं, लेकिन वो जो सेवाएं ली जा रही हैं उसकी हर स्टेजेस के ऊपर उनकी लाइन लग रही है। तो इसको अपन कहते हैं एक कतार बहुस्तरीय, यानी मल्टी स्टेज उसका वो सर्विस सेंटर है, तो वो एक कतार बहुस्तरीय सेवा केंद्र हो गया। अब कई बार क्या होता है, अनेक कतारें और अनेक सेवा केंद्र होते हैं। तो ये क्या है कि ये अपन व्यवहार में इस तरीके के एग्जाम्पल भी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसके अंतर्गत एक नहीं 2, 3, 4 प्रकार के प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है, और प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल अलग अलग तरीके से आता है, जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है वो यूनिट इस प्रकार की। तो ऐसी स्थिति में जब किसी फैक्ट्री के अंदर एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो प्रत्येक प्रकार के प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल डिफरेंटली आता है। तो हर प्रोडक्ट के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं, वो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोडक्ट के निर्माण का कार्य जो है वो अनेक कतार, और क्योंकि हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए एक अलग लाइन लग जाएगी। अब ऐसी स्थिति में अनेक कतार और अनेक सेवा केंद्र हो गए। यद्यपि वो फैक्ट्री सेम है कि कैंपस के भीतर है, लेकिन वो जो यूनिट उसके काम कर रही हैं वो अलग अलग यूनिट हैं, क्योंकि वो अलग अलग उनके प्रोडक्ट का निर्माण कर रही हैं।
तो प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए जो है वो लाइन लगती है, तो अलग अलग हो गई। हो सकता है कि एक प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग है, हो सकता है कि दोनों प्रोडक्ट जाके मिल जाएं उस नेक्स्ट प्रोसेसिंग में। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अनेक 2-3 कतार लगी, पहले वाले प्रोडक्ट के लिए 2 कतार लगी, सॉरी 3 कतार लगी, मान लो 3 प्रकार के प्रोडक्ट बने तो 3 कतार लग गई और 3 जगह उनकी सेवाएं होगी, अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। अब मान लीजिए आगे जाकर के क्या है कि 2 प्रोडक्ट हैं, वो उनमें से 3 में से जो तीनों प्रोडक्ट हैं वो एक जगह जाकर के लाइन में लगते हैं और उससे 2 प्रोडक्ट डेवलप होते हैं। तो अब वहां पर फिर ये 2 प्रोडक्ट अलग हो गए, उनकी 2 की लाइन हो गई, फिर उन 2 को मिलकर के कहीं एक पर जाकर के मिलते हैं तो वो एक प्रोडक्ट के लिए लाइन हो गई। तो इस तरीके से ये कई बार क्या है कि अनेक कतार और अनेक सेवा केंद्र जो हैं वो व्यवहार में इस तरीके के केंद्र भी देखने को मिलते हैं। अब इनकी विशेषताओं के बारे में ये अभी इसके अंदर नेक्स्ट है वो महत्वपूर्ण बात आई है विशेषताओं के बारे में। तो ये विशेषता के अंदर देखिए, सबसे पहला इसने देखिए अराइवल पैटर्न की बात कही है। तो कतार तंत्र के अंदर अराइवल पैटर्न क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जब सेवा लेने के लिए आ रहा है, जैसे खिड़की पर टिकट कटाने के लिए आ रहा है, तो वो एट रैंडम आता है, कोई डिसाइडेड नहीं होता कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे आएंगे। तो अराइवल का पैटर्न बिल्कुल एट रैंडम होता है, यादृच्छिक रूप से वो इकाइयां सेवा लेने के लिए आती हैं। और ऐसी सेवाएं जब सेवा लेने के लिए आती हैं तो वो कहता है कि इस प्रकार का जो बंटन होता है उसका नाम इसने पॉइसन बंटन दिया है। क्या दिया है? पॉइसन बंटन दिया है। या पॉइसन बंटन का अभिप्राय क्या होता है? ये एक तरह से एक ऐसा बंटन होता है जो कि आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, तो वहां पर ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी के आधार पर एक बंटन तैयार किया जाता है। तो ये कहता है कि संभावनाओं का आधारित है, जो कि इसका संबंध सीधा प्रायिकता से होता है। तो कितने में से कितने आएंगे, कितने घंटे में प्रतिदिन आएंगे, उसके आधार पर एक प्रोबेबिलिटी निर्धारित होती है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी जो निर्धारित की जाती हैं, जो आवृत्तियां निर्धारित की जाती हैं, वो पॉइसन के आधार पर, पॉइसन बंटन से निर्धारित की जाती हैं, जो प्रायिकताओं पर बेस्ड होती हैं। तो ये आने वाला व्यक्ति पॉइसन बंटन को फॉलो करता है, लेकिन उसके जो सेवा समय का बंटन है वो उत्तरघातांक बंटन यानी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्सपोनेंशियल बंटन का मतलब यहाँ ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये है कि 1 घंटे के अंदर अगर मान लीजिए जो है वो 15 व्यक्ति आते हैं। कितने व्यक्ति आते हैं? 15 व्यक्ति आते हैं। तो कहने का अभिप्राय यहां पर ये हो गया कि 15 व्यक्ति प्रति घंटे आते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए जो सेवा का समय का जो बंटन होगा वो 1/15 घंटे होगा। एक व्यक्ति के लिए जो सेवा समय का बंटन होगा 1/15 घंटे होगा, यानी 4 मिनट होगा। तो सेवा अगर मान लीजिए पॉइसन बंटन को अपन लेम्डा से व्यक्त करेंगे तो चरघातांक की बंटन 1/λ होगा। अगर 1 घंटे में 15 व्यक्ति आते हैं तो लेम्डा हमारा यानी आने का जो दर हुई वो बंटन हमने किया कि 15 हो गए, लेकिन सेवा समय का जो बंटन हुआ वो 1/λ हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि 4 मिनट में एक व्यक्ति को, यानी 1/15 घंटा का मतलब 4 मिनट में एक व्यक्ति, यानी 1/15 × 60 तो 4 मिनट आता है। तो 4 मिनट में एक व्यक्ति की सेवा दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो है वो दोनों चीजों को हम कोरिलेट करके देखते हैं कि पॉइसन बंटन आने का बंटन होता है, सेवा के समय का बंटन चरघातांक बंटन होता है, जिसको 1/λ से व्यक्त करते हैं। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इसकी डिसिप्लिन की होती है। कतार का जो अनुशासन होता है वो अनुशासन का मतलब उन नियमों से होता है जिन नियमों से इसका संचालन होता है। और नियम का मतलब कतार का सीधा लाइन का सीधा नियम होता है कि पहले आने वाले को पहले सेवा मिलेगी। अगर ये इस तरीके का जो सिद्धांत है वो हो सकता है कि लास्ट आने वाले को पहले मिल जाए, अगर उनकी ये कैटेगरी है तो कैसा भी है, लेकिन फीफो मेथड, लिफो मेथड ये जो है वो हम साधारण रूप से देखते हैं। लेकिन हमारा यहाँ का जो कतार का सिद्धांत है जिसको अपन व्याख्या कर रहे हैं वो फीफो मेथड से काम करता है कि पहले आने वाले व्यक्ति को पहले सेवा दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति सेवा लिए बिना पंक्ति से कतार से बाहर नहीं जाएगा, वो सेवा लेकर के ही जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी इसमें विशेषता होती है कि और इसके साथ ही कोई व्यक्ति कतार छोड़ के भी नहीं जाएगा, वो सेवा लेकर के ही जाएगा। ये हमारे यहाँ कतार का अनुशासन है, ये एक नियम है जिसको पालन करना होता है। सेवा कार्य विधि जिसको सर्विस मैकेनिज्म कहते हैं,
इसका अर्थ है कि वहां पर जो सर्विस सेंटर है उसके ऊपर सर्विस की व्यवस्थाएं कैसी है, सेवा की व्यवस्थाएं कैसी हैं, इसको हम सेवा कार्यविधि कहते हैं। तो सर्विस मैकेनिज्म में जैसे मान लीजिए संसाधन कितने हैं, एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं सेवा देने वाले, तीन व्यक्ति हैं, कितने वहां पर मिस्त्री बैठे हैं जो मशीनों की रिपेयरिंग का काम करते हैं, विंडो पर क्लर्क बैठे हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं। तो एक व्यवस्थाओं की बात हुई, तो वहां पर संसाधनों की बात होती है। इसके अलावा उसकी जो है वो साधनों के साथ साथ हम कहते हैं कि क्योंकि ये साधन जो होते हैं उन साधनों के ऊपर जो होती है वो आने वाले व्यक्ति की सेवा समय उससे डिसाइड हो जाता है कि औसत रूप से एक व्यक्ति की सेवा में कितना समय लगता है। और ये जो है कोई भी साधन जब केंद्र पर उपलब्ध होता है तभी सेवा है वो उपलब्ध मानी जाती है। अगर मान लीजिए साधन उपलब्ध ही नहीं है तो सेवा पूर्ण नहीं होगी, कतार बहुत लंबी लग जाएगी। तो इसलिए मान के चला जाता है कि कुछ न कुछ साधन जरूर उपलब्ध होते हैं। मान लीजिए चाहे 10% ही हो कि 10% व्यक्तियों के लिए तो खाली रहेगा ही रहेगा। तो ये उसका जो है वो मैकेनिज्म काम करती है इस बेसिस पर। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि अगर व्यक्ति आते हैं 20 व्यक्ति आते हैं और 25 व्यक्तियों के उसमें जो है उसकी सेवा करने की क्षमता है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि उसकी एक्चुअल में जो है वो 80% सर्विसेज का यूज हो रहा है, तो 20% वो खाली बैठा है। तो इस आधार पर उसका मैकेनिज्म निर्धारित किया जाता है कि भी थोड़े बहुत खाली तो वो रहे, जिससे कि किसी भी इमरजेंसी से मीट आउट कर सकें। ऐसा नहीं है कि आ तो रहे हैं 25 व्यक्ति और सेवा की उसकी कैपेसिटी है 20 व्यक्ति, तो फिर तो भाई कभी वो खाली रहेगा ही नहीं, उसकी अनुप्रयुक्त क्षमता बिल्कुल नहीं रहेगी और वो बिल्कुल उसको गर्दन ऊपर उठाने का समय नहीं मिलेगा और कतार इतनी लंबी लग जाएगी कि लोग व्यक्ति हैं बिना सेवा लिए ही चले जाएंगे, जो कि हमारे सिद्धांत विशेषताओं को उल्लंघन हो जाएगा। अब हम इसकी कुछ मान्यताओं के आधार पर आते हैं। कुछ विशेषताएं हमने बताई, कुछ इसकी विशेषताओं से ही कुछ मान्यताएं निकल करके आती हैं। जैसे अभी अपने बात बताया कि इसकी जो असम्पशन से मान्यता है, जब हम किसी इस प्रकार के मॉडल का निर्माण करते हैं तो हमारी पहली मान्यता यह होती है कि आने वाला जो व्यक्ति होता है उसका जो बंटन होता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो एक तरह से आवृत्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या कहता है कि वो ये बताता है कि भाई ये पॉइसन बंटन को फॉलो करते हैं और पॉइसन बंटन को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके जो सेवा समय का बंटन होता है वो चरघातांकी बंटन होता है। ये अपन ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं कि पॉइसन बंटन को अगर हम लेमडा कहें, उदाहरण के रूप में अपने देखा कि यदि मान लीजिए 10 व्यक्ति होते हैं तब तो औसत 6 मिनट का समय आ जाएगा है, तो लेमडा 10 हो जाएगा तो 1 लेमडा 6 हो जाएगा, तो 6 सेकंड प्रति व्यक्ति हो जाएगा। तो इसलिए ये जो बात है वो हमें ध्यान रखनी होती है कि ये दोनों जो बंटन के बारे में। तीसरी बात है कि भी जो फीफो आधार पर है वो सर्विसेज दी जाती है, यानी पहले आने वाले को पहले सेवा दी जाती है, यानी फीफो मेथड को फॉलो किया जाता है। कोई भी व्यक्ति कतार में आने के बाद सेवा लेकर के ही कतार से बाहर जाएगा, पहले वो विधि से बाहर नहीं जाएगा। ये भी हमारा एक इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। और जितनी भी इकाइयां आती हैं वो किसी अनंत समग्र से यादृच्छिक रूप से आती हैं सेवा लेने के लिए, एट रैंडम आती हैं, डेलिब्रेटली नहीं आती हैं कि भाई ये इतनी ही आए या कह दिया फिक्स हो गई, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि भाई ये जो आ रहे हैं ये किसी अनंत समग्र से जब इकाइयां आती हैं तो ये मान लीजिए एट रैंडम आ रही हैं, किसी सेलेक्टिव नहीं आ रही हैं, एट रैंडम आ रही हैं, कितनी भी आ सकती हैं, कैसे भी आ सकते हैं, कोई सेलेक्ट के आधार पर वो नहीं आती है। तो ये हम मान करके चलते हैं। इस तरीके से ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण 5 जो है वो इसके अंदर मान्यताएं हैं वो निहित होती हैं। ये जो प्रारंभिक बातें जैसे से कतार मॉडल क्या होता है, कतार प्रतिरूप क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसके अलावा इसकी कौन सी मान्यताएं या अजम्पशंस होते हैं, ये जो चीजें हैं इनको आप बिल्कुल इस तरीके से आप देखें कि इनको समझे अलग अलग। अनुशासन का मतलब क्या हुआ कि भाई फीफो मेथड से करते हैं, अनुशासन हो गया। आगत का आदर्श का मतलब क्या हो गया, ये अराइवल पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि पोजीशन बंटन या चरघातांकी बंटन हो गया। इसके वाला मान्यताएं की बात हो जाए तो वो सब मान्यताएं इनके अंदर देनी ही है आपको। सर्विस चैनल का मतलब है जो मैकेनिज्म का मतलब वहां पर जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनके बारे में जानकारी देना होता है।
तो ये सब चीजें जो हैं वो, और कतार के प्रकार कौन से होते हैं, फिर उद्देश्य के बारे में पूछ लेगी, उसकी उद्देश्य क्या होते हैं। तो हमने देखा कि भाई प्रतीक्षा समय को कम से कम करना, ये उद्देश्य उस दृष्टि से होता है, और दूसरा उसके जो साधन है वो अनुप्रयुक्त कम से कम रहे हैं। ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य इस कतार अनुशासन के होते हैं। आपके सामने जब परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं जो पैटर्न के हिसाब से, तो जैसे आपको 2-2 नंबर के भी होते हैं, 8-8 नंबर के भी होते हैं, 20-20 नंबर के भी होते हैं, तो ऐसे मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थ्योरेटिकल बातें पूछी जाती हैं। आपके सटीक जो पॉइंट वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, टू द पॉइंट आप उनके आंसर दो। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल आपको जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आपके जो है वो आपके प्रश्न पत्र आपके होंगे हल। और अब अपन देखिए साहब, अपन ये क्या कर रहे हैं, आज का अपना कार्यक्रम यहीं तक अपन फिनिश करते हैं। अगले जो नेक्स्ट इस कतार सिद्धांत का जो वीडियो आएगा उसके अंतर्गत अपन महत्वपूर्ण इसके जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, जो मॉडल बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के टास्क आपके सामने क्वेश्चंस अराइज होंगे, उन क्वेश्चंस का जवाब हम कतार सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न सूत्रों के द्वारा देने की कोशिश करेंगे कि किस सिचुएशन में कितनी क्या चीज होगी। ये बहुत से डिफरेंट 10-12 फॉर्मूले आपके सामने मिलेंगे। जैसी सिचुएशन आपको पूछी जाए, आपको उससे संबंधित फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और उसके आधार पर अपने सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।